एक योजना अभी चल रही थी, अभी अखिलेश यादव ने दिया था, यहाँ हमारे 6 लेन आगे खड़ा खत्म हुआ एक्सप्रेस वे, वहाँ एक बस अड्डा था, मिनी स्टेडियम यहाँ बनना था, ये सब गोरखपुर लेके चले गए। और इनके बात पे तो कोई भरोसा नहीं है कि 15 लाख देंगे कि 15 पैसा भी नहीं देंगे कि ये पूरा खजाना में काट देंगे पेटवे। सबसे पहले तो हमको लोकतंत्र बचाना है। हकीकत ये है कि चलिए एक चीज़ लोगों के जहन में आई कि संविधान खतरे में है, लेकिन संविधान है क्या ये अभी मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है। 10 सालों से 14 के बाद एक व्यक्ति ये समझाने में लगा है कि हम ही तुम्हारे सर्वे सर्वा हैं और हमें छोड़ करके आपका अस्तित्व तो नहीं है। लोग उस व्यक्ति के अंदर अपना अस्तित्व तलाश रहे हैं। ये सरकार जब से बैठी तो ये सबसे पहले मिडिल क्लास को तोड़ने का काम है। भारत में 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और 7वें चरण का 1 जून को है। जिस तरह की तपतपाती हुई गर्मी है वह लोगों को घरों में घुसने के लिए मजबूर करती है ताकि वो छाए में रहें। हवा नहीं चल रही है, बिजली कट जा रही है, लगातार संकट बना हुआ है और टेम्परेचर बहुत हाई है। लेकिन मुझे लगता है पूर्वांचल का टेम्परेचर चुनाव की वजह से भी बहुत हाई है। हम जिस इलाके में हैं, मोहम्मदाबाद गाज़ीपुर का बहुत प्रसिद्ध कस्बा है और यहाँ कई विभूतियाँ हुई जिनका इतिहास में ज़िक्र है। राही मासूम रजा के उपन्यासों में उसका ज़िक्र है। और दूसरी चीज़ यह है कि अभी भी लगातार वो निकलते जा रहे हैं लोग। यहाँ की आम जनता में से बहुत सारे लोग निकल रहे हैं। सेना को बहुत सारे जवान मिलते हैं इन इलाकों से। तो हम जानते हैं कि चुनाव के इस दौर में लोग किस तरह की समस्याओं को लेकर सोच रहे हैं, क्या फैक्टर होगा और लोगों का मन मिजाज क्या है। तो आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं, आपका नाम क्या है? हमारा नाम सर नमस्ते अजय कुमार दुबे जी। क्या करते हैं आप? जी, मैं घर पे अपना खेती बाड़ी करता हूँ जी। तो इस इलाके में खेतीबाड़ी की क्या समस्याएं हैं? खेती बाड़ी की समस्या सबसे बड़ी है कि हमारे समय से जो पानी की सुविधाएं चाहिए वो न बिजली रहेगी उस टाइम पे। जैसे दिन में किसान बना सकता है, जानवरों का अटैक है रात को। सबसे बड़ी समस्या है कि जो हमारे यहाँ जानवरों का अटैक है, बछड़े छूटे हैं तो रात में किसान पानी बनाने में परेशान होता है। वो लाइन की सुविधा दिन में हो तो उसको सुरक्षा रहेगा। ये जो गंगा नदी के किनारे का इलाका है, जी, यहाँ जी। से तमाम सारे लिफ्ट कैनाल की सहूलियत हो सकती थी। बरसों से आप लोग यहीं हैं। कितनी सहूलियत है लिफ्ट की, कैनाल की, और कितनी सिंचाई गंगा नदी से हो पाती है? कितना आप लोग बोर से या दूसरे माध्यमों से करते हैं? बिल्कुल नहीं है। इस पे कागज में हो सकता है हो, जिसे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ज़मीन ग्राउंड पे अभी तक तो मैं देख रहा हूँ कि ये कहीं हम दूर तक घाट तक देख रहा हूँ, कोई सुविधा नहीं है। सिंचाई के मामले में कोई सुविधा इधर नहीं है। तो फिर ये समस्या आप लोग लेकर इसको कहाँ मैंने जो है अपनी बात समस्या हमारे ख्याल से तो 2 दिखते हैं। एक जो प्रतिनिधि हमारे लोकसभा के सांसद चुने जाते हैं और दूसरा जो है एसडीएम उप जिला अधिकारी होता है। तो उप जिला अधिकारी भी कस्टडी के अधीन मुझे महसूस होता है कि आप एप्लीकेशन 10 देकर और 5 दिन बाद उस एप्लीकेशन का पता करेंगे तो पता चलेगा शायद वो एप्लीकेशन ही नहीं है वहाँ। मैंने रद्दी की टोकरी में फेंक। हाँ, रद्दी की टोकरी, मतलब जिम्मेवारी का कोई मतलब नहीं है। और लोकसभा के जो प्रत्याशी आते हैं हमारे प्रतिनिधि जनता के डायरेक्ट, उनका है कि अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले वो लोग पता करते हैं किस जाति के हो। सबसे पहले उनका ये फोकस रहता है। उनको मुद्दा मामले से, समस्या से हमारी नहीं मतलब है। उनको है कि आप कहाँ से आए हो। अगर आप उनके समर्थक हैं तब तो उनके लिए कुछ थोड़ी बातें हैं, अन्यथा आप बाहर ही रह लेंगे, उनसे मुलाकात भी नहीं हो सकती है। अच्छा, एक मज़ेदार बात यह है कि जिस इलाके में हम बैठे हुए हैं उस इलाके से इंडिया गठबंधन के एक प्रत्याशी हैं, बड़े मजबूत प्रत्याशी हैं, अफजाल अंसारी जी जी। और वो गाजीपुर लोकसभा से प्रतिनिधित्व जी जी लड़ रहे हैं यहाँ से। और जो ये लोकसभा मैंने जो विधानसभा है वो बलिया लोकसभा के अंतर्गत। बलिया में पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे लड़ रहे हैं, सनातन पांडे इंडिया गठबंधन से लड़ रहे हैं और सपा से
अरे वो बसपा से भी एक सज्जन लड़ रहे हैं, तो कौन कौन लोग आए यहाँ आप लोगों से मिलने? देखिए, कहना नहीं चाहिए, हम ब्राह्मण जाति के हैं और आपको सही बता दें कि बलिया लोकसभा में जो है सबसे ज़्यादा वर्चस्व रहा है, पहले भी रहा है इतिहास में, जो जिसके लिए हम देश की बात करते हैं उस पर हम फोकस करते हैं। चुनाव तो आज है, कल नहीं रहेगा, फिर आएगा। इतिहास के पन्नों पे ब्राह्मणों ने बलिया से अपना शहादत दे के नाम लिखाया है। आज वही चीज़ फिर पुनः सनातन पांडे जी, ऐसे प्रधानमंत्री के बेटे जो कभी जनता से कोई लगाव दूर तक नहीं है, चंद्रशेखर जी की तुलना उनके बेटे से की जाए कोई मायने नहीं हो सकता है। तो ये आज मुद्दा नहीं है, ये आज ये बागी बलिया के जनता के लिए बहुत विचार करने की ज़रूरत है कि वो सनातन पांडे, चित्तू पांडे की यादाश्त को पुनः तैयार करेंगे कि गद्दारों के खिलाफ जैसे वो देश पर लड़े, उसी तरह से राजनीति को खराब करने वाले माहौलों के खिलाफ, जात बिरादरी के धर्म के नाम पर हमको आपको बांटने वालों के खिलाफ आज सनातन पांडे लड़ रहे हैं। वो 2 लाख कम से कम हमको उम्मीद है वो जीतेंगे। हम उनसे मिल भी चुके हैं, उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। रागिब बेन, क्या करते हैं आप? मैं ऐसे प्राइवेट काम ही करता हूँ। अच्छा, तो प्राइवेट काम इस समय कैसे चल रहा है यहाँ? क्या चल रहा है? क्या प्राइवेट का कोई काम ही नहीं बचा हुआ है, समझिए। अच्छा, तो उन्हें रोजी रोटी चलाना तो एक कठिन कठिन होगी। प्रक्रिया हो गई है। तो ये बताइए कि ये जो बहुत सारे प्राइवेट काम वाले खुदरा व्यवसायी ये कहते हैं कि हमको जीएसटी ने मार डाला, खुदरा व्यवसायी यह भी कह रहे हैं कि हमको ऑनलाइन बिक्री ने भी क्षति पहुंचाई है, तो इन चीज़ों का असर आपके उस पर क्या पड़ा है? सारे बिजनेसों पे पड़ा है। ये सरकार जब से बैठी तो ये सबसे पहले मिडिल क्लास को तोड़ने का काम किया। ये जो सारे इन्होंने बनाया है, यहाँ पे इनका ये है कि बस 2 आदमी रहेगा, एक बड़े पूंजीपति रहेंगे, एक गरीब रहेंगे। जो मिडिल क्लास है उसको इन्होंने ख़त्म करने का काम किया सबसे पहले, इसलिए कि यही सरकार को बनाती है और बिगाड़ती है। यही मजदूरों को भी काम देती थी। बड़ी कंपनियां, बड़े लोग काम नहीं देते थे, वो तो अपने मशीनों से काम कर लेते हैं। जो लोग जो छोटे मजदूरों को काम कराते, वो मिडिल क्लास ही ना काम कराता है पैसा देके। तो उसका ये था कि पहले इनको ही ख़त्म कर दो। ये सरकार तो इसी की दुश्मन है ना, कि यहाँ पे केवल 2 आदमी रहेंगे, एक पैसे वाले रहेंगे, एक गरीब रहेंगे, मिडिल क्लास यहाँ रहे ही ना। तो सबसे पहले तो इन्होंने इसी को तोड़ने का काम किया है इस 10 सालों में। ये जो गाजीपुर का इलाका और मोहम्मदाबाद का इलाका है, वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है और क्या यहाँ कुछ उद्योग धंधे हैं? बस एक अफीम फैक्ट्री है गाजीपुर में जो बहुत पहले से है। तो उससे कितने लोग अपनी कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ इस इलाके में क्या कुछ नहीं? कुछ नहीं है इस इलाके में, कुछ नहीं है। इतने दिनों से आप लोग राजनीतिक प्रैक्टिस में हैं, यानी लोग आते हैं, अपनी बात रखते हैं, जाते हैं। क्या आप लोगों ने कभी ये सवाल उठाया कि हमारे नई पीढ़ियों के लिए रोजगार की ज़रूरत है? आवाज़ तो हमेशा उठी है, लेकिन जो यहाँ बैठे हम, जैसे बात ही हो रही है, जैसे मान लीजिए नाम आ गया चंद्रशेखर का, कि चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर लड़ रहे हैं। नीरज शेखर का इतिहास उठा के देख लीजिए, 2 दफ़ा सांसद रहे हैं, 2 दफ़ा राज्यसभा से मेंबर रहे हैं। इस एरिया से उन्होंने हुआ है। इस पूरे एरिया में अगर कहीं उनका शिलापट दिखा दीजिए। कुछ नहीं किया इसका। तो अभी जो चुनाव चल रहा है उसमें क्या मन मिजाज है लोगों का? और इंडिया गठबंधन के साथ है। इंडिया गठबंधन कौन सी ऐसी बात करे जो आपको लगता है? सबसे पहले तो हमको लोकतंत्र बचाना है, अपना संविधान। लोकतंत्र ही नहीं, आज के डेट में आप 10 साल में बता दीजिए कि आप अपनी बात को रखने का हक कहीं रोड पर रख सकते हैं? धरना प्रदर्शन बंद है ना। यही जो है स्मृति ईरानी और ये लोग बैठ के धरना प्रदर्शन करते थे ना, गैस को सिलेंडर लेके, फलाना लेके, कांग्रेस कराती थी। आज इनके बनने के बाद सरकार कोई की हिम्मत है कि धरना प्रदर्शन कर दे? अपनी बात रखने का हमको हक ही नहीं है। तो हमारा तो लोकतंत्र खतरे में ना है। सबसे पहले तो हमको तो उसकी लड़ाई लड़नी है ना। तो लोकतंत्र की लड़ाई ये इलाका लड़ रहा है। एकदम लड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिर्जा शौकत बेग है जी। क्या करते हैं एक साल? मैं यहाँ डिग्री कॉलेज है प्राइवेट, उसमें मैं टीचर हूँ। अच्छा, पढ़ाता हूँ। किस विषय के? मैं पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ाता हूँ। पॉलिटिकल साइंस तो आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है। बिल्कुल, मेरा तो मानना ये है कि भारत के हर नागरिक को प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का आना चाहिए। वो संविधान की आत्मा कहा गया है, समरी है।
हमारी भारत का दुर्भाग्य ये है कि हमारी देश की जनता पढ़े लिखे तो खैर शिक्षा का लेवल तो 75% और कितना एजुकेशन बताया जा रहा है, वो तो डाटा है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारी जनता अपने हक फंडामेंटल राइट तक को नहीं जानती है। उसे पता होना चाहिए कि मेरा फंडामेंटल राइट क्या है, और जब हम अपने हक अपने राइट को समझेंगे तो हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। आज कहा जाता है कि एक नेता आता है और जनता को बेवकूफ़ बना के चला जाता है। इसलिए बनाकर चला जाता है कि हमारी जनता सीधी सादी है, एजुकेशन नहीं वहाँ तक ले पा रही है, अपने फंडामेंटल राइट को नहीं जान रही है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये नहीं पता है। आज कहा जा रहा है, हर लोग कह रहे हैं, गठबंधन भी कह रहा है कि संविधान खतरे में है। हकीकत ये है कि चलिए एक चीज़ लोगों के जहन में आई कि संविधान खतरे में है, लेकिन संविधान है क्या ये अभी मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है। 10 सालों से 14 के बाद एक व्यक्ति ये समझाने में लगा है कि हम ही तुम्हारे सर्वे सर्वा हैं और हमें छोड़ करके आपका अस्तित्व तो नहीं है। लोग उस व्यक्ति के अंदर अपना अस्तित्व तलाश रहे हैं। संविधान के अंदर हमारा अस्तित्व है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा अस्तित्व है। आज हम समाज में बैठकर आपसे बात कर रहे हैं तो ये संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, किसी व्यक्ति विशेष ने अधिकार नहीं दिया है। आज आप बड़े पदों पर पहुंच रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको वहां तक पहुंचाया है। इस चीज़ को एक मेन चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, चूँकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। एजुकेशन पॉलिसी, नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई, ठीक है, एक्सपर्ट ने बनाया, वो अपनी जगह है, लेकिन इम्प्लीमेंट उसका आज उसमें जो फीस ग्रेजुएशन नॉर्मली 500 से 700 रुपए की फ़ीस में हो जाता था, 1 ईयर की फ़ीस होती थी, आज वो सेमेस्टर बना करके 6 महीने पर 2 बार एडमिशन कराया जाता है साल में, और 2500 रुपया वो फीस है। मैंने दूना हो गया, पाँच गुना हो गया। और नॉर्मल ग्रेजुएशन करने में 3 साल में 15,000 रुपया लग रहा है। जो 1500 रुपया लगता था आज वो 15,000 रुपया लग रहा है। बताइए, ये स्थिति खड़ी है, एजुकेशन को ख़त्म किया जा रहा है। पिछली बार की मैं घटना बताऊं, मतलब बड़ा मार्मिक, वो लड़का आया और उसकी फ़ीस बकाया थी। एग्जामिनेशन फार्म उसने भरवा लिया, कहा सर ऐसा एक एग्जामिनेशन फार्म भरवा दीजिए, हम फीस आपको बाद में दे देंगे। कहा ठीक है चलो, एग्जामिनेशन फार्म भरवा दिया गया। जब एडमिट कार्ड लेने आया तो ये हुआ कि भाई बगैर फ़ीस के आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। उसने कहा अरे सर मैं क्या करूं? तो हुआ कि अभी 1 हफ्ता बाद एग्ज़ाम है, आके एडमिट कार्ड ले लेना। उसने कहा ठीक है सर। फिर एग्ज़ाम से 2 दिन पहले वो आता है और उसकी 3,000 रुपया फ़ीस बकाया थी, मात्र 1,500 रुपया लेकर आता है, 1,500 रुपया। कहा गया अरे यार तो तुम 50% ही फ़ीस लाए, क्यों नहीं पूरी लाए? कहा कि साहब मैं 4 दिन मजदूरी किया हूँ तो ये फ़ीस लाया हूँ। हाँ, आपका नाम क्या है? आमिर खान। अच्छा, आमिर खान, क्या करते हैं आप? प्राइवेट जॉब है। जहाँ मैं जाता हूँ, जी। जिन भी इलाकों में जाता हूँ, तो लोग युवा कहते हैं हमारे पास कोई काम नहीं है, हमारे पास कोई भविष्य नहीं है। जी। वो युवा कहते हैं कि अगर हमारे पास वोट देने की ताकत है तो हम निर्णायक भूमिका निभाएंगे, इस बार सरकार को बदलें। लेकिन दूसरी तरफ मंगलसूत्र, मछली फ्राई और मुजरा और इस तरह की चीज़ें हैं, तो क्या उसका कुछ असर पड़ रहा है जो कह रहे हैं मोदी जी? देखिए, जब आदमी बुरी तरह से देखता है कि हाँ अब मामला गड़बड़ है, तो अतहास हो जाता है इतना ज़्यादा कि उसके अनाप शनाप जो है कुछ भी बोलता रहता है। इस इलाके में जो कि काफ़ी राजनीतिक रूप से जागरूक रहा है ये इलाका, जी जी। यहाँ के लोग क्या मन बना रहे हैं, क्या मिजाज बना रहे हैं, आप क्या बना रहे हैं? मेरा मानना है कि परिवर्तन होना चाहिए और इंडिया गठबंधन को जो है सपोर्ट करना चाहिए, और एक उम्मीद जो इतने सारा जो जहर घुल गया 10 सालों में, जो है आपसी जहर जो घुल गया, उससे छुटकारा मिलना चाहिए। हाँ, क्या नाम है आपका? इंतजार अंसारी। क्या करते हैं इंतजार जी? मजदूरी करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या मनरेगा में कुछ काम मिलता है? मनरेगा में उसी तरह से इस सरकार में तो मनरेगा भी वही चल रहा है। तो आप क्या, आपकी मन मिजाज में है जो चुनाव आ रहा है तो उसमें क्या? चुनाव अब जैसे हमारे
राहुल गांधी कह रहे हैं अगर इनको गठबंधन को हम लोग जिता देते हैं तो उनका भी एक बार देख लिया जाए कि ऐसे तो कह दें कि मजदूरों को 400 रुपया दिया जाएगा, जैसे उस बार उन्होंने कहा कि 120 रुपया मजदूरी दी जाएगी, तो किए हैं, दिए हैं मजदूरी, और 400 रुपया का है तो हो सकता है कि ये अपनी बात को रख दें। और इनके बात पे तो कोई भरोसा नहीं है कि 15 लाख देंगे कि 15 पैसा भी नहीं देंगे कि ये पूरा खजाना में काटल देंगे पेटवे। क्या नाम है आपका? मिर्जा नफीस बेग, जी, नफीस बेग साहब, आप क्या करते हैं? सोशल वर्कर हैं। अच्छा, किस तरह की गतिविधियां हैं आपकी? सोशल में हर तरह की है, एक दूसरे की मदद करना, दूसरे के कोई काम नहीं हो रहा है तो उसका काम में हेल्प कर देना, एडवाइस कर देना, राय दे देना। तो पहले जिस तरह की समस्याएं लोग लेकर आपके पास आते थे और अभी जिस तरह की समस्याएं लेके आते हैं, उनमें क्या फर्क दिखता है? पहले में अब में बहुत अंतर है। पहले आदमी एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, आज उस चीज़ की बहुत कमी हो गई है समाज में। एक दूसरे से जुड़ने के बजाय आदमी दूरी बना के रह रहा है। ये जो चुनाव आ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि किस मुद्दे पर आप मन बना रहे हैं चुनाव के लिए, और किस मुद्दे की महत्ता जरूरी तौर पर होनी चाहिए? देखिए, दो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं चुनाव की। एक तो जनता जो है वो अपने लोकल मुद्दे पर डिसीजन लेता है, और एक मुद्दा राष्ट्र के उस पर लेता है। बहुत कम लोग जो है राष्ट्र के मुद्दे पर निर्णय लेते हैं। जब हम तमाम देहातों में या दूसरी जगहों पर मिल रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी तो है ही, लेकिन संविधान हमारा राष्ट्रीय मुद्दा है जिस पर हम वोट कर रहे हैं। ऐसा आपको क्या लग रहा है कि इस इलाके में संविधान को लेकर कितनी जागरूकता फैली? पूरे हिंदुस्तान में लोकल स्तर तक संविधान को बचाने की समस्या के लिए हर नागरिक जागरूक हो चुका है, और ये फैक्ट है कि संविधान बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। संविधान से ही हम हैं। अगर संविधान नहीं बचेगा तो न देश हमारा बचेगा न हम बचेंगे। हमारा नाम शिबू अदलाबादी पड़ेगा। जी, तो आप क्या करते हैं? एजुकेशन में है अभी। अच्छा, पढ़ाते हैं? पढ़ते हैं अभी। अच्छा, अभी पढ़ते हैं? एजुकेशन में है, एजुकेशन दे नहीं रहे हैं। जी जी। तो ये बताइए मुझे कि अभी जो परिदृश्य है महंगी शिक्षा का, बहुत ही जो है लोग जब पूछते हैं तो त्राहिमाम करते हैं। वो कहते हैं इतनी महंगी शिक्षा हो गई, हम बीए कर लेंगे, एमए नहीं कर पाएंगे, एमए कर लेंगे, बीएड नहीं कर पाएंगे, या एमफिल तक पहुँचते पहुँचते हम बिल्कुल तबाह हो जाते हैं। ये स्थितियाँ बता रहे हैं। तो क्या आपके सामने किस तरह की शिक्षा का सबसे जो राष्ट्रीयकरण हो गया है और जीएसटी मिला दिया गया है, इसलिए शिक्षा महंगी हो गई। और एक मुद्दा है, ये लोगों का रैलियों में देखते होंगे, युवा वर्ग हमेशा चिल्ला रहा होगा कि आप जीएसटी से बाहर करिए इसको। इंडिया के सामने नहीं, इंडिया के सामने लोग चिल्ला रहे बाहर नीचे से। ज़्यादातर लोकल जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो कह रहे कि शिक्षा को आप जीएसटी से बाहर करें। शिक्षा पे भी जीएसटी आपने लगा दिया 18%, तो ऑटोमेटिक बढ़ना है, और उसका मतलब ये शिक्षा महंगी होती जा रही है। और क्रीमी लेयर के पास शिक्षा बस रह जाएगी, मिडिल और जो लोअर है वो ख़त्म हो जाएगा। शिक्षा ही नहीं पाएगा, क्या सही है क्या गलत उसको पता ही नहीं चल पाएगा। भाई शिक्षा ही एक ऐसा यंत्र हमारे पास है, एक शक्ति है कि हर इंसान की अच्छाई बुराई को समझ सकता है। शिक्षा क्यों ले जाती है? सिर्फ नौकरी के लिए नहीं ले जाती है। आदमी शिक्षित होता है कि क्या सही है क्या गलत, तो उस फर्क को पहचानने के लिए। व्यक्तित्व उसका निर्मित। हाँ, समाज में कैसे हम जिए, समाज में कैसे रहें, समाज में किस तरह से लोगों को पसंद करें, मतलब शिक्षा ही सबका समाधान है। और जब यही इसी से हम दूर हो जाएंगे तो फिर काम खत्म हो जाएगा, फिर हमारा कोई मतलब ही नहीं रहेगा, फिर हम जाहिल बन के रहेंगे, हर चीज़ को हम पहचान नहीं पाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं ये सरकार ने जानबूझकर किया है, क्योंकि शिक्षा एलिमेंट्री चीज़ है जिसके बगैर कोई रह नहीं सकता, इसलिए उन्होंने 18% जीएसटी इस पर रख दिया। और जब हम इंडिया गठबंधन के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ख़ासतौर से नेताओं से, कि आप जो वादा कर रहे हैं उसको कैसे पूरा करेंगे, तो कह रहे हैं कि इतनी जीएसटी है तो निश्चित रूप से जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उससे हम कल्याण की। तो हमने कहा लेकिन युवाओं के साथ आप क्या करेंगे, उनका कान पहले पकड़ेंगे या बाद में पकड़ेंगे? देखिए, तो ये चीज़ एक जटिल है, उसका जवाब उन लोगों के पास फिलहाल नहीं है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, कहने का मतलब कि जब से जीएसटी आई हिंदुस्तान में लागू हुई, भाजपा सरकार ने किया, तो अभी ये वित्त वर्ष चला है, मार्च 24 वाला अभी ख़त्म हुआ है, ये 2.10
1,00,000 रुपये एक साल में सालाना वित्त वर्ष के हिसाब से आया हिंदुस्तान के पास। तो पैसे तो जीएसटी से बहुत आ रहे हैं, लेकिन उसका जो निकलना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए, वो समाज तक नहीं पहुंच पा रहा है। वो कुछ लोगों तक रह जा रहा है, सीमित रह जा रहा है। जो 10 लोग इनके प्यांदे हैं, जैसे अडानी अंबानी का नाम आता है, ये लोग हैं, यहाँ नाम क्या आता है वो तो दिख ही रहा है। क्या वो आपको लगता है कि जीएसटी का जो छात्र की जीएसटी का या शिक्षा की जीएसटी का पैसा है, उसका इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए हो रहा है या शिक्षा पर हो रहा है? नहीं, शिक्षा पर क्या हो रहा है? आप यूपी में आके देख लीजिए, यूपी की स्कूलें की हाल देख लीजिए, उसकी किस हाल में है। वो आज तक स्टूल नहीं हो पाया हमारी यूपी सरकार में। अभी भी बच्चे टाट पर पढ़ रहे हैं, इन्वर्टर तक नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। उसी गर्मी में 42 से 44 टेम्परेचर में बच्चे उसी तरह रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जब अगर 18% आप ले रहे हैं तो स्कूलों में दे क्या रहे हैं? आप सिर्फ किताबें फ्री कर दिया, ये दिया, क्या नाम है, कपड़े फ्री कर दिया, लेकिन एजुकेशन को आपने दिया क्या? एक्सपेंडिचर में कुछ बनाया? उसमें कुछ नहीं बनाया। उसी तरह गर्मी में बच्चे पढ़ रहे हैं। आज भी टाटों में जाके गाँव में घूमिए, देखिए, जहाँ थोड़ा से प्रधान जागरूक हैं, जहाँ से लोग वहाँ के जागरूक हैं, जैसे हमारे नबसुल्ला गए, तो ये लोग अपना जो समाज सेवक हैं, ये लोग मिल के अपना स्कूलों की व्यवस्था कर रहे हैं अपने पैसे से। अभी हमारे स्कूल की ले लीजिए, इसमें कम से कम 4 टीचर हैं, 4 टीचर अपने फंड से पैसा दे के कुछ काम कराते हैं, और कुछ इधर उधर से लेके ग्राम प्रधान सीधा से 2 पंखा काम लगा। हाँ, 2 पंखा ये लगवाए हैं भाईजान हमारे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, योगी जी ने 2 साल पहले बहुत बड़े बड़े विज्ञापन निकाले, अखबारों में, टेलीविज़न पर भी दिया, और दूसरे तमाम सारे होर्डिंग वगैरह भी लगवाए कि यूपी के लिए उन्होंने 30,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का एक एजेंडा न केवल पारित किया बल्कि सबमिट कराया, और लोग लगाने को तैयार हो गए हैं। अगर 30 लाख करोड़ को अगर 75 जिलों में डिवाइड किया जाए तो लगभग 40,000 करोड़ एक जिले पा रहे हैं। प्रति जिले में आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि यह योजना सही थी? और अगर 40,000 करोड़ गाजीपुर पे खर्च होता तो क्या होता गाजीपुर का? देखिए, इनकी जो भी योजनाएं आ रही हैं, पहले तो ये कागजी योजनाएं रही हैं कि योजना आपके तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है। इनका योजना बनाना और लोगों तक पहुंचाना, ये दोनों अंतर है। महंगा प्रचार इनके पास है, प्रचार प्रसार तो बहुत है, योजनाएं आ गई, वो योजनाएं आ गई। एक योजना अभी चल रही थी, अभी अखिलेश यादव ने दिया था, यहाँ हमारे 6 लेन आगे ख़त्म हुआ एक्सप्रेस वे, वहाँ एक बस अड्डा था, मिनी स्टेडियम यहाँ बनना था, ये सब गोरखपुर लेके चले गए। तो इनकी अब इनसे क्या अपेक्षा किया जाए कि ये जो बना रहे हैं, ये क्या नाम है, समाज में देंगे उसको, कि बस कागज़ तक ही रह जाएगी? वो कागज तक ही है। कागज़ तक ही दिख रहा है आपको। अगर वो 40 करोड़ आप तक आते हैं, 17 से हैं, ये 17 से है ना, 40,000 करोड़ 17 से हैं ये, तो 17 से अब तक क्या स्थिति है, आप चारों तरफ घूम रहे हैं, ये भी दिखता होगा आपको। नाम क्या है? जी, मुजम्मिल खान। क्या करते हैं खान साहब? जी, पढ़ाई करते हैं। अच्छा, अभी पढ़ाई करते हैं? जी जी, कै में है? अभी BA फर्स्ट फाइनल हो गया, अब फॉर्म हम भरते हैं नौकरी का। जी जी, तो क्या उम्मीद दिख रही है आपको भविष्य की? क्या उम्मीद दिख रही है? इसमें देख रहे हैं कि पेपर दे रहे हैं, लीक हो जा रहा है उसमें, फिर वहाँ से फार्म भर रहे हैं, 200-400 रुपये लगा रहे हैं, वो फीस कट रही है, सरकार की जा रही है। फिर उसके बाद जा रहे हैं वहाँ से सेंटर पे, पेपर लीक हो जा रहा है, फिर वहाँ से भाड़ा लगा के फिर आ रहे हैं घर पे, 400 के बजाय 800 हो जा रहा है। एक बार आपने फार्म का पैसा जमा किया, एक बार आपने जो जाने का पैसा जमा किया, जी, फिर आने के लिए पैसा, जी, और मिला क्या? घंटा। जी, कुछ नहीं मिला। कह रहे बाबा जी का ठुल्ली। तो जी। ये बताइए कब तक चलेगा ये सब? सर, कुछ इसमें क्या है, इसमें कुछ परिवर्तन होगा तो फिर देखा जाएगा भविष्य में। सब तो परिवर्तन तो हमेशा युवाओं के कंधे पर हुआ है। जी जी, तो अभी क्या युवा सोच रहा है? अभी सर सोच रहे कि ये अच्छा से पेपर हो, और क्या नाम है कि हम लोग के भविष्य कुछ सरकार हम लोग सोचे हम लोग के बारे में। आप वोट देते हैं? जी, वोट देते हैं। तो अभी क्या मन मिजाज है आपका? अभी मन मिजाज अभी बताएंगे नहीं, वोट तो जाएगा ही जाएगा, वोट तो देंगे ही देंगे, मगर ये है कि मुद्दा, जी, मुद्दे पर वोट देंगे। फैयाज अंसारी। अंसारी साहब, क्या करते हैं आप? हम टोटो चलाते हैं। टोटो? कहाँ से कहाँ तक? यही मोहम्मदाबाद कस्बे में, अब जहाँ का मिल जाए जितना। आज क्षमता तो 100 किलोमीटर है जी। वो भी सब महंगा हो गया है, बैटरी महंगा हो गया, हर सामान, हर पार्ट पुर्जा इसका महंगा, भाड़ा उतना ही मिल रहा है।
तो कितने बजे से काम शुरू करते हैं और कब तक चलाते हैं? वही 7:30-8 बजे निकलते हैं, फिर गर्मी बहुत ज़्यादा है, दोपहर में गाड़ी खड़ी रहती, फिर शाम को निकलती है, फिर 8 बजे 9 बजे तक मिलेगा तो 10 भी बज जाएगा। अभी हम लोग पहले जाते थे गाजीपुर 300-400 में रिजर्व, आज 150 में लेके जाते हैं लोग। उन्हें बहुत सारे लोग हो गए। बहुत सारे लोगों में कोई वो नहीं है, कोई यूनियन भी नहीं है। हमको मार और दिए एक बार, सब घेर कर गमछा लपेट के, योगी बाबा वाला। तो थाना में गए, थाना में कुछ नहीं हुआ, आया 1 घंटे में उसका जमानत हो गया, चला गया। हाँ, कुछ नहीं, आज जो पैसा लेता है वो भी कुछ नहीं किया हमारे प्रति, कोई सुनवाई नहीं हुआ। ये तो बहुत ही गड़बड़ है। तो अब चुनाव आ गया है, आप क्या मन मिजाज बना रहे हैं, क्या सोच? चुनाव में क्या परिवर्तन लाना चाहिए युवा को, पूरे जनता को, माँ बहन बुजुर्ग जितने हैं बदलें इसको, इसलिए कि कुछ मिल नहीं रहा है। हसनैन अंसारी जी, क्या करते हैं आप अंसारी साहब? करते हैं क्या है, वही थोड़ा मोड़ा इधर उधर काम करते हैं, पाइप वाला, छोटी छोटी वाला। तो काम लगातार मिलता है? हाँ, थोड़ा मोड़ा भाई चल रहा है, जैसे चल रहा है। चुनाव सिर पर है, क्या मन मिजाज बन रहा है? क्या मन में बन रहा है, वही हम लोग सोच रहे हैं कि भाई इसको बदला जाए। तो बदलाव में क्या उम्मीद रख रहे हैं, अगर बदल गया तो? अब भाई उम्मीदें आदमी है, उम्मीद लगा के बैठा है कि इनसे भाई वो हो, तसल्ली हो, चैन सुकून हो। जब से इनकी सरकार बनी है हम लोग एकदम समझ लिए कि एक डर सा महसूस हम लोग कर रहे हैं। कभी सुकून नहीं हम लोगों को मिला, जब से नोटबंदी की है तब से। सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मेरा नाम राज कपूर रावत है। आज जो ये हालात देखने को मिल रही है, लोग त्रस्त हैं और ये जो इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच जो राजनीतिक युद्ध चल रहा है, एक तरफ के पक्ष के लोग देश का संविधान, लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मजदूरी और बेरोजगारी निरंतर बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ का एक पक्ष ये है कि वो धार्मिक भावनाओं को उभार करके वोटों की राजनीति करने में तुली हुई है। ऐसी परिस्थिति में आज आवश्यकता इस बात की है कि हमें देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए अपने एक एक वोट का कीमत समझने की ज़रूरत है। और आवश्यकता इस बात की है कि 1 जून को न केवल मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र के हमारे सम्मानित मतदाता, बल्कि 7वें चरण के अंतर्गत आने वाले जितने भी लोकसभा क्षेत्र के में चुनाव होने वाले हैं, मैं उन सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि वो अपना मतदान इंडिया गठबंधन के पक्ष में करने का प्रयास करें। मोहम्मदाबाद विधानसभा जो कि बलिया लोकसभा का हिस्सा है, यहाँ तरह तरह के लोग अपनी बात रख रहे हैं और उन लोगों का सवाल है रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कठिन संघर्ष और होने वाली आमदनी का लगातार सिकुड़ते जाना। इससे जीवन निर्वाह लगातार खतरे में पड़ा है। लेकिन लोग वो क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, दुष्यंत कुमार की लाइन है कि न हो कपड़ा न हो तो उसे पेट से वो ढक लेंगे, इज्जत ढक लेंगे, इस तरीके की चीज़ें हैं। वो शेर बहुत अद्भुत है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ किसानों ने ये बात बताई कि बरसों से वो समस्या जो है उनकी सिंचाई की और दूसरी चीज़ों की, और उसके साथ साथ जो है कारोबारी जो लोग हैं, छोटे कारोबारी, उन्होंने भी अपनी समस्या बताई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मजदूरी का जो निचला स्तर है, जहाँ आदमी रोज़ कुआं खोदता और पानी पीता है, ऐसी स्थिति बहुत ही कठिन हो गई है, बहुत ही दयनीय हो गई है। और इन लोगों ने अपनी बात कही और हम समझते हैं कि इस तरह की देश में बहुत सारी आवाज़ें हैं जिसका एक हिस्सा ये है
मोहम्मदाबाद आदिलाबाद से गांव के लोग के लिए मैं राम जी